Hello students, welcome to my channel Incredible Scholars, and today I am going to discuss with you the Super 50 series of MCQ in political science. This is the part 1 of this series in which I will be going to discuss with you first 50 questions from chapter 1 and chapter 2 of political science, that is from the power sharing and federalism. So the first question, the first MCQ, that is which of these countries is not a neighbor of Belgium? अब अगर हमको MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है तो वी मस्ट गो विद द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन. हमको कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशंस को याद रखना है. सो द ऑप्शंस वी आर गिवन हियर: फ्रांस, लग्जमबर्ग, द नेदरलैंड्स एंड जर्मनी. नाउ these three countries, France, Luxembourg and Netherlands, these three are the neighboring countries of Belgium. So our correct option is Germany. So Germany, this is the country which is not a neighbor of Belgium. तो आपको याद रखना है ये तीन कंट्रीज, फ्रांस, लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड्स, ये तीनों इसके पड़ोसी देश हैं. और इसके अलावा हमको कोई भी ऑप्शन में अगर दिया है तो दैट इज द रॉन्ग ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज व्हाट परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इन बेल्जियम इज डच स्पीकर्स. यानी कि डच स्पीकर्स की बेल्जियम में क्या पॉपुलेशन है, क्या परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन बेल्जियम में डच स्पीकर्स की है. सो दैट इज, यू मस्ट रिमेंबर, दैट इज 59%. सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज 59%. Okay, so we are given here option 40%. अगर आप बेल्जियम का टोटल एथनिक कंपोजिशन देखेंगे, पॉपुलेशन कंपोजिशन देखेंगे, तो यू विल फाइंड दैट देयर आर 59% डच स्पीकर्स, 40% आर द फ्रेंच स्पीकर्स एंड 1% आर द जर्मन स्पीकर्स. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट 59% of the total population in Belgium, that is consisted of the Dutch speakers. Then the next question is the dash percentage of people in Belgium are French speakers. तो French speakers कितने परसेंटेज हैं? अभी मैंने आपको बताया, they are 40%. So our correct option is 40, that is C option. Most of the Dutch speakers live in dash region. अब देखिए यहां पर हमको याद रखना है कि बेल्जियम के अंदर दो मेन रीजन हैं. One that is Flemish region and the other is the Wallonia region. Flemish region में मोस्टली आपका डच स्पीकर्स हैं और वेलोनिया रीजन में बेसिकली आपके फ्रेंच स्पीकर्स हैं. सो यू मस्ट रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द डच स्पीकर्स लिव इन डैश रीजन, दैट मीन्स फ्लैमिश रीजन. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फ्रेंच स्पीकर्स मोस्टली लिव इन डैश रीजन. डच स्पीकर्स हमारे कहां पर हैं? फ्लैमिश रीजन में. और जो हमारे फ्रेंच स्पीकर्स हैं, द फ्रेंच स्पीकर्स दे आर मोस्टली कंसंट्रेटेड इन द वेलोनिया रीजन. यू आर गिवन हियर ऑप्शन फ्लैमिश रीजन, स्कैंडिनेविया रीजन, देन वेलोनिया रीजन एंड नन ऑफ दीज. सो योर करेक्ट ऑप्शन, योर करेक्ट आंसर इज वेलोनिया रीजन. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, that is which of these statement is correct about Belgium. Belgium के बारे में कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, कौन सा स्टेटमेंट सही है? So the first statement is the Dutch speakers are relatively rich and powerful. This is wrong. अगर आप वहां के पॉपुलेशन के अंदर देखें तो हमारे दो मेन कम्युनिटीज हैं, दो मेन एथनिक कम्युनिटीज हैं. वन दैट इज द डच स्पीकर्स और दूसरी हमारी जो कम्युनिटी है दैट इज ऑफ फ्रेंच स्पीकर्स. फ्रेंच स्पीकर्स हालांकि पॉपुलेशन में उनका परसेंटेज कम है, बट दे वर सक्सीडेड
to get the benefits of economic development in Belgium earlier than the Dutch speakers. और दूसरी चीज ये भी रही कि जो इनिशियली अगर 1960s और 70s में देखते हैं तो जो हमारी गवर्नमेंट थी बेल्जियम के अंदर, उसके ऊपर फ्रेंच लीडर्स का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा था. तो इसकी वजह से फ्रेंच स्पीकर्स दे वर मोर प्रॉस्पेरस एंड पावरफुल. सो यू मस्ट रिमेंबर the C option, the French speakers are relatively prosperous and powerful. Right? So these are some of the factual questions you must remember. Now the next question. Which of these statement is not true about Sri Lanka? Sri Lanka के बारे में कौन सा statement हमारा सही नहीं है? The first is there are about 74% Sinhala speakers in Sri Lanka. Yes, श्रीलंका का अगर आप पॉपुलेशन कंपोजिशन देखेंगे तो 74% आर द सिंहलास. दूसरा 18% ऑफ देम आर द तमिल्स and 7% are Christians. So this way, the first statement, there are about 74% Sinhala speakers in Sri Lanka. That is true. Then the next statement, if you see, there are 5% Sri Lankan Tamils. That is wrong. Again, Sinhala speakers are followers of Hinduism. No. Sinhala speakers are the followers of Buddhism. Next is Tamil speakers are followers of Buddhism. That is also not true. Most of the Tamils, either they are the followers of Hinduism or of Islam. So this way our first statement that is correct, rest are wrong. जब भी आप MCQ को करते हैं तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में होना चाहिए और उसमें आप जो भी रॉन्ग ऑप्शंस हैं उसको आप रूल आउट करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर अबाउट 10% ऑफ क्रिश्चियंस इन श्रीलंका. तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, द श्रीलंकन पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ अबाउट 7% क्रिश्चियंस. तो श्रीलंका की पॉपुलेशन के अंदर करीब 7% आपके क्रिश्चियंस हैं. देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज श्रीलंका गेन्ड इंडिपेंडेंस इन. श्रीलंका को इंडिपेंडेंस कब मिला? तो इसके लिए हम बिल्कुल अच्छे से याद रख सकते हैं. इंडिया गेन्ड इंडिपेंडेंस इन 1947 और इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला 1947 में. उसके ठीक एक साल बाद इन 1948 श्रीलंका गेन्ड इंडिपेंडेंस. रेस्ट 3 ऑप्शंस आर रॉन्ग. Next question is by the Act of 1956 dash was made the official language of Sri Lanka. अब श्रीलंका के अंदर चूंकि सिंहलास they were in majority 74% है, तो obviously Sinhala was made the only official language of Sri Lanka. ये हमको बहुत अच्छे से याद रखना है कि श्रीलंका के अंदर 74% सिंहलास हैं, तो obviously जो हमारा सिंहला लैंग्वेज है इसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया. Rest 3 options, Tamil, Hindi and English, they are not correct. Next question is assertion reason type question and in this you can find assertion and reason. अब देखिए assertion और reason वाले जो questions होते हैं, आप कह सकते हो ये बिल्कुल analytical thinking पर based होते हैं और इसमें हमें बहुत cautious रहना है. If you are getting स्टेटमेंट दैट मींस असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, तो आपको बहुत कॉशियस होना पड़ेगा. आपको नेक्स्ट जो रीजन है, रीजन और उसमें आपको एक रिलेशनशिप को देखना है. क्या रीजन जो दिया गया है असर्शन के लिए वो करेक्ट है? तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, जो भी हमको असर्शन दिया है उसमें बिकॉज लगा दीजिए. अगर आप बिकॉज लगाएंगे एंड यू विल बी गेटिंग द आंसर, तो दैट मींस आपका असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू and reason is the correct explanation. और in case अगर आपके दोनों true हैं और आपका because से आंसर नहीं मिलता है, that means both are true and your option will be B. Otherwise, in case अगर A is true, R is false या A is false, R is true, तो वहां पर आपका थोड़ा सा काम आसान हो जाता है. So if we check this statement, assertion is given the Sri Lankan government prefer the Sinhala applicants in government jobs. Yes. Sinhala speakers को श्रीलंकन गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट जॉब्स में उनको प्रेफर किया.
राइट? व्हाट वाज द मेन रीजन? नाउ द रीजन, अब यहां पर हम क्या लगाएंगे? बिकॉज द लीडर्स इन श्रीलंका बिलीव्ड इन मेजोरिटेरियनिज्म. व्हाट इज दिस मेजोरिटेरियनिज्म? मेजोरिटेरियनिज्म, दिस इज एन आइडियोलॉजी जहां पर ये बिलीव किया जाता है, जो भी इस आइडियोलॉजी के जो मानने वाले होते हैं वो ये बिलीव करते हैं दैट द मेजोरिटी शुड रूल द कंट्री इन वॉट एवर द मैनर इट लाइक्स. यानी कि जिस कम्युनिटी की भी कंट्री के अंदर मेजोरिटी है वो कंट्री को रूल करे जिस तरीके से भी वो चाहे. और इसमें इफ दे डिसरिगार्ड द विशेस, द एस्पिरेशंस ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी, तो उसमें भी कुछ भी गलत नहीं है. राइट? तो यहां पर व्हाट वी विल फाइंडिंग, वी कैन फाइंड कि हमारा श्रीलंकन गवर्नमेंट ने सिंगला एप्लीकेंट्स को गवर्नमेंट जॉब में प्रेफर किया, दिस इज ट्रू. और श्रीलंकन जो लीडर्स थे वो मेजोरिटेरियनिज्म में विश्वास करते थे, यानी कि उनकी ये मान्यता थी कि सिंगला कम्युनिटी चूंकि वहां पर मेजोरिटी में है तो सिंगला कम्युनिटी को कंट्री को रूल करना चाहिए एज पर द विशेस ऑफ द सिंहलाज. सो दिस इज बोथ assertion and reason, both are correct and reason is the correct explanation of assertion. तो हमारा ऑप्शन ए that is correct. Now the next, again we have an assertion reason type question. The question is, assertion हमको दिया हुआ है the Sri Lankan government favored Buddhism. अब आपको जैसा मैंने बताया था कि जो भी हमारे सिंहला स्पीकर्स थे या सिंहलास हैं श्रीलंका के अंदर, दे आर मोस्टली द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज्म. और ऑब्वियसली वी नो कि श्रीलंकन गवर्नमेंट इट वाज वर्किंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द मेजोरिटी सिंहला लीडर्स. तो वहां पर बुद्धिज्म को ऑब्वियसली उन्होंने फेवर किया because it was the religion basically followed by the Sinhalas. Now, the reason is given, Buddhism was declared the state religion by the Act of 1948. Now, this statement, देखो ये सही है कि हमारा इसको through an act, Buddhism was declared as a state religion. लेकिन दिस वॉज नॉट द एक्ट ऑफ 1948, इट वॉज द एक्ट ऑफ 1956. तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस ईयर, द रॉन्ग ईयर मेंशन्ड हियर, हमारा ये स्टेटमेंट यानी कि रीजन हमारा क्या हो जाता है और रॉन्ग हो जाता है. तो व्हाट इज अवर करेक्ट ऑप्शन? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. राइट? नाउ The next question, which of these statement is not true about Sri Lanka? श्रीलंका के बारे में कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है? So the first is the government followed preferential policies in government jobs. वहां जो गवर्नमेंट जॉब्स थी श्रीलंका के अंदर उसमें सिंगला स्पीकर्स को प्रेफर किया गया, यानी कि गवर्नमेंट ने क्या किया? प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो किया. So thus this statement is true. Next statement is Buddhism was declared as the official religion. Again, as I told you in the previous question कि Buddhism इसको state religion बनाया गया था because it was followed by majority Sinhala speakers. So this statement is also true. Now Tamil was given the status of official language. Now this statement is wrong. तो कौन सी लैंग्वेज को वहां पर ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था? सिंहला लैंग्वेज को. So we must remember that this statement is not true. अगला statement भी हम देख लेते हैं. A feeling of alienation was developed among the Tamils. Yes, this is also true. एक feeling of alienation, एक feeling of separation, अलगाव की भावना जो है वो तमिल्स में वहां पर डेवलप हुई. So this statement is also true. So what is our wrong statement? That is Tamil was given the status of official language. So this is our correct option. इन क्वेश्चंस को करते समय आपको यहां पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है. कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, जल्दबाजी में गलती कर जाते हैं. वो यहां पर नॉट, अगर मान लीजिए यहां पर दिया होता विच ऑफ दीज स्टेटमेंट इज ट्रू या आर ट्रू, तो 1,
2 and 3 यानी कि A, B and D स्टेटमेंट हमारे ट्रू हो जाते एंड दिस विल बी द फॉल्स स्टेटमेंट, राइट। लेकिन यहां पर क्योंकि हमको दिया है नॉट ट्रू, सो आवर करेक्ट आंसर इज तमिल वाज गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। एक्चुअली सिंहला वाज गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ दीज was or were the outcome of majoritarian practices in श्रीलंका। श्रीलंका में जो मेजोरिटेरियन प्रैक्टिसेस जो फॉलो की गई उसका आउटकम क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, अ फीलिंग ऑफ एलिनेशन वाज डेवलप्ड अमंग द तमिल्स। यस, तमिल्स के अंदर एक अलगाव की भावना जो है वो पैदा हुई। अब देखो यहां पर इस तरह के जो एमसीक्यू हैं इनको करने से आपको एक बेनिफिट और मिल जाएगा। सपोज दिस क्वेश्चन कम्स इन 3 मार्क्स that what was the outcome of the majoritarian practices followed by the government of Sri Lanka। तो आप ये स्टेटमेंट वहां पर डाल सकते हैं। feeling of alienation was developed among the Tamils, then Tamils demanded equal opportunities of getting education and government jobs, as we had already discussed कि वहां पर गवर्नमेंट ने क्या किया था, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज को फॉलो किया था। तो ऑब्वियसली दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो as one of the outcome of the majoritarian practices followed by the government in Sri Lanka. Next option is they demanded more autonomy to provinces populated by Tamils. This statement is also correct. So all these three are the outcomes of the majoritarian practices followed by the government in Sri Lanka. तो ये 3 मार्क्स में आप ये तीनों ऑप्शन को डाल सकते हैं, याद रख सकते हैं। सो अवर करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज, राइट। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज वाज नॉट अ डिमांड ऑफ तमिल्स इन श्रीलंका। इनमें से श्रीलंका के जो तमिल्स थे उनकी क्या एक डिमांड नहीं थी। फर्स्ट ऑफ ऑल, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेटिंग एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब्स। यस, ये उनकी एक डिमांड थी। तो इफ यू गेट द क्वेश्चन कि व्हाट वर द डिमांड्स ऑफ द श्रीलंकन तमिल्स, तो आपका एक फर्स्ट पॉइंट ये बन सकता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज ऑफ गेटिंग जॉब्स एंड एजुकेशन। सेकेंडली, रिजर्वेशन ऑफ सम सीट्स फॉर तमिल्स इन पार्लियामेंट। नाउ दिस वाज नॉट अ डिमांड, सो दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, राइट। क्योंकि हमसे पूछा गया विच ऑफ दीज वाज नॉट अ डिमांड। नेक्स्ट ऑप्शन इज मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय देम, यानी कि तमिल्स जिन रीजन्स में, जिन स्टेट्स में उनकी पॉपुलेशन ज्यादा थी, तो वो ये डिमांड कर रहे थे कि उनकी गवर्नमेंट्स को ज्यादा ऑटोनॉमी दी जाए, ज्यादा पावर्स दी जाए। नेक्स्ट इज तमिल शुड बी मेड द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज। यस, दिस वाज आल्सो another important demand। तो यहां पर अगर 3 मार्क्स में क्वेश्चन आता है तो यू कैन इंक्लूड दिस ऑप्शन एंड दिस ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिविल वॉर ब्रोक आउट इन श्रीलंका। यस, दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दिस इज assertion reason type question, so this statement assertion is true। the Sri Lankan government worked in a democratic manner। now this is not true, because अगर वो डेमोक्रेटिक मैनर में काम करती तो डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन, ईच एंड एवरी कम्युनिटी। सो दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। सो असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। सो अवर ऑप्शन सी इज करेक्ट। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। Now, which of these is not correct about power sharing model in Belgium? अब बेल्जियम का जो पावर शेयरिंग मॉडल था उसको अगर आप देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इक्वल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम बोथ द कम्युनिटीज, यानी कि डच स्पीकर्स और फ्रेंच स्पीकर्स जो मिनिस्टर्स थे इन द यूनियन गवर्नमेंट, दे वर इक्वल इन नंबर्स। देन सम पावर्स वर टेकन फ्रॉम द यूनियन गवर्नमेंट and transferred to the state governments। okay, so here you can see the provincial governments were given more powers। yes, this is true। थर्ड, अगर उसका इंपॉर्टेंट फैक्टर देखें तो हमारा क्या था कि वहां पर ब्रुसेल्स में एक सेपरेट गवर्नमेंट फॉर्मेशन किया गया था एंड दैट वाज अगेन consisted of equal number of ministers from Dutch and the French communities। so equal number of ministers from Dutch and the French communities। so
These three are the important points of the power sharing model. एक और उसका power sharing model में जो था, that was of community government, provision of community government, that was to be elected by the members of a particular linguistic community, right? So this was what about the power sharing model in Belgium. तो अगर हम इसके फोर्थ ऑप्शन को देखते हैं, that German speakers were given reserved seats in parliament, so that is not true. So this is our correct option, the correct answer. Now the next is which of these is a moral reason of power sharing. अब देखो हमारे जो power sharing होता है उसके दो मेन रीजन होते हैं. One that is prudential reason. Prudential reason आपका क्या होता है? Basically prudential this means कि जब हमारा कोई भी डिसीजन लिया जाता है on the basis of बेनिफिट्स एंड द लॉसेस, यानी कि किसी भी डिसीजन का आउटकम क्या होगा, हमारे फेवर में होगा या उससे हमको नुकसान होगा, हमको उससे फायदा होगा या उससे हमको नुकसान होगा. जब इस चीज को सोचकर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसको हम बोलते हैं प्रूडेंशियल रीजन. एंड मोरल रीजन विच इज समथिंग relating to the morality. So the question is which of these is a moral reason of power sharing. मोरल रीजन हमारा पावर शेयरिंग का क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन इज गिवन, इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. यानी कि अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी, है ना, तो हमारा क्या होगा, डिफरेंट जो सोशल ग्रुप्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, है ना. तो दिस इज व्हाट, अगर हम इस रीजन को देखें तो दिस इज बेस्ड ऑन गेटिंग द बेनिफिट, कि हमें अगर पावर शेयरिंग है तो इसका हमको क्या बेनिफिट है, इस बेस पर ये डिसीजन हमारा बेस्ड है. तो इट रिड्यूसेस द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. दिस इज अ प्रूडेंशियल रीजन. नेक्स्ट इज इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अब डेमोक्रेसी क्या है? एंश्योरिंग इक्वालिटी टू ऑल इन द सोसाइटी, यानी कि पॉलिटिकल इक्वालिटी पर ये बेस्ड होता है. इट एंश्योर्स अ सोशल जस्टिस. तो आप कह सकते हो पावर शेयरिंग दैट इज द वेरी स्पिरिट, यानी कि ये हमारा जो डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी की ये क्या है, स्पिरिट है, उसकी आत्मा है. अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो डेमोक्रेसी नहीं होगी, डेमोक्रेसी होगी तो पावर शेयरिंग होगी. सो दिस इज योर मोरल रीजन. नाउ इट एंश्योर्स पॉलिटिकल स्टेबिलिटी. अगेन ये जो हमारा रीजन है, दिस इज बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड द लॉस. सो अगेन दिस इज अ prudential reason. It brings ruin to majority community as well. The same. So these three are the prudential reason. Option A, C and D are the prudential reason. So our correct option is, that is, it is the very spirit of democracy. Next question is which of these is the prudential reason of power sharing. अब यहां पर आपको आसान हो जाता है ना. You can judge कि हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो सकता है. प्रूडेंशियल रीजन विच इज समथिंग बेस्ड ऑन द कैलकुलेशन ऑफ बेनिफिट्स एंड द लॉस ऑफ अ पर्टिकुलर डिसीजन. तो यहां पर पावर शेयरिंग इन्वॉल्व्स कंसल्टेशन विद द पीपल. यस, कंसल्टेशन होता है. दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द मोरालिटी. इट अलाउज द सिटीजन टू स्टेक अ क्लेम इन द सिस्टम. यस, पीपल कैन क्लेम इन द सिस्टम. तो यहां पर भी हमारा कोई भी बेनिफिट्स या लॉस हमको इन्वॉल्व नहीं है इन केस ऑफ पावर शेयरिंग नहीं है. इट हेल्प्स द पीपल फ्रॉम डिफरेंट सोशल ग्रुप्स टू लिव टुगेदर. नाउ दिस इज, अगर नहीं होगा, अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो लोग जो है वो साथ मिलजुल कर, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के लोग साथ मिलकर नहीं रह पाएंगे. व्हाई? क्योंकि all the social groups will not be treated then with equality. तो अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा कि उनमें कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे. सो दिस इज व्हाट अ प्रूडेंशियल रीजन ऑफ पावर शेयरिंग. नाउ द लास्ट इज इट इज द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी. अभी मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि हमारा जो पावर शेयरिंग है दैट इज व्हाट यू कैन से द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. अगर पावर शेयरिंग को आप अलग कर देंगे तो पावर शेयरिंग को अगर हम अलग करते हैं तो डेमोक्रेसी हमारी मर जाएगी. Now next is coalition government is an example. coalition government किसका एग्जाम्पल है? देखो हमारे जो मॉडर्न डेमोक्रेसीज हैं, मॉडर्न डेमोक्रेसीज में देयर आर द 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग.
जो हमारे 4 तरह की पावर शेयरिंग होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज व्हाट वी कॉल द वर्टिकल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग. वर्टिकल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग ये हमारा तब होता है जब हमारा डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होती है. जैसे फॉर एग्जांपल यूनियन गवर्नमेंट इज देयर, बिलो द यूनियन गवर्नमेंट वी हैव द स्टेट गवर्नमेंट्स, और अगर हम इंडिया में आते हैं तो वी हैव द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, राइट. तो यहां पर द पावर शेयरिंग इज बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और ये आपका क्या है, एक वर्टिकल सिस्टम है. तो ये हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज द पावर शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. देन हमारा होता है हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग. अब हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग में क्या होता है, वी हैव द थ्री डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ अ गवर्नमेंट. फर्स्ट ऑफ ऑल legislature, then we have another one is executive, and the third one, that is what you can say the judiciary, right. So these three are the three different organs of a government. लेजिस्लेचर का काम क्या होता है, लॉ को बनाना. एग्जीक्यूटिव का काम उसको इंप्लीमेंट करना, और जुडिशरी का काम लॉज को इंटरप्रेट करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को सेटल करना. ऑल दीज थ्री आर द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट जो हमारे एक ही लेवल पर प्लेस किए जाते हैं. दैट मीन्स दे आर हॉरिजॉन्टली एट द सेम लेवल, राइट, एंड दे ऑल आर एक्सरसाइजिंग डिफरेंट पावर्स, राइट. नन ऑफ देम इज मोर पावरफुल देन द अदर. क्यों? क्योंकि यहां पर हर एक जो है वो एक दूसरे की पावर्स को क्या करता है, चेक आउट करता है, सो दैट उनमें से कोई भी एक्सट्रीमली पावरफुल ना हो पाए. तो इस सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस भी बोलते हैं. सो दैट इज व्हाट यू कैन से द हॉरिजॉन्टल सिस्टम ऑफ पावर शेयरिंग, राइट. नेक्स्ट हमारा जो पावर शेयरिंग मॉडल होता है, जो पावर शेयरिंग होती है किसी भी मॉडर्न डेमोक्रेसी में, दैट इज द पावर शेयरिंग इन बिटवीन द डिफरेंट सोशल ग्रुप्स. डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में जो पावर शेयरिंग होती है. जैसे अगर हम बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं तो कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज देयर, और इंडिया का एग्जांपल लेते हैं तो वी हैव द रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर देयर फॉर द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. एंड फाइनली द फोर टाइप्स ऑफ पावर शेयरिंग, दैट इज द पावर शेयरिंग in between the different political parties, movement groups and the pressure groups, right. तो इस तरह का जो हमारा पावर शेयरिंग होता है वो बेसिकली हमारा कोलिशन गवर्नमेंट्स के केस में होता है, या समटाइम्स हमारे मूवमेंट ग्रुप्स या प्रेशर ग्रुप्स के जो मेंबर्स होते हैं उनको इन्वॉल्व किया जाता है to give suggestions to the government whenever the government is going to frame a particular law on certain issues. तो यहां पर हमारा क्या है, व्हाट इज द क्वेश्चन, द क्वेश्चन वाज कोएलिशन गवर्नमेंट इज एन एग्जांपल. तो कोएलिशन गवर्नमेंट किसका एग्जांपल हो गया हमारा, दैट इज द पावर शेयरिंग बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज. द लास्ट क्वेश्चन, द 21st क्वेश्चन, दैट इज डैश इज एन एग्जांपल ऑफ पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट सोशल ग्रुप. तो अभी मैंने आपको बताया कि डिफरेंट सोशल ग्रुप्स के बीच में जो पावर शेयरिंग है इंडिया में, उसका एग्जांपल क्या है, रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज आर गिवन टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स. और अगर हम बेल्जियम की बात करते हैं तो वी हैव द कम्युनिटी गवर्नमेंट which is elected by the members of a particular linguistic community. So here our correct option is C, that is reserve constituencies for SCs and STs in India. Now the next question is, with what is not true about unitary system of government. अब यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दोनों में क्या डिफरेंस होता है. यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो देयर इज ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट एग्जिस्टिंग. अगर अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हमारे एग्जिस्ट भी होते हैं तो दे आर ऑलवेज सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट. और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर सकती है, जो भी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी पावर्स को वो किसी भी समय इंक्रीज या डिक्रीज कर सकती है, राइट. तो यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट कंसिस्ट ऑफ ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज करेक्ट. If other levels of government exist, they are subordinate to the union government. Again, this is true. Third option is state government can have their own financial resources. Now, this is not true.
ये हमारे यूनिटरी सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में नहीं होता है, क्योंकि फाइन जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं दे आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो डिसाइड करती है कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट्स के या सबऑर्डिनेट गवर्नमेंट के फाइनेंशियल रिसोर्सेज क्या होंगे, उनके सोर्सेज ऑफ इनकम क्या होगा. सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज दिस वन. The fourth is central government can increase or decrease the powers of the state government. This is again related to the unitary system of government. So our correct answer is state government can have their own financial resources. देखिए, जब भी आप MCQ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो सबसे अच्छा तरीका हमको क्या करना है कि हमको जो भी ऑड वन आउट है उसको अप्लाई करना पड़ेगा. तो व्हाट इज द ऑड वन आउट हियर? स्टेट गवर्नमेंट कैन हैव देयर ओन फाइनेंशियल रिसोर्सेज. Now, which of these is not true about federalism? Federalism के बारे में क्या हमारा स्टेटमेंट सही नहीं है? First of all, there are 2 or more levels of government. Yes, this is related to the federal system of government. Federalism में 2 या 2 से ज्यादा level of governments होते हैं. Then state governments are subordinate to central government. Now, this is not related to federalism. ये हमारा किससे related है? Unitary system of government से. So this is our correct answer. What is the correct answer? State government are subordinate to central government. क्योंकि हमसे पूछा है not true about federalism. ये federalism के साथ नहीं जुड़ा है. Next is financial resources of each levels of government are clearly specified. Yes, this is the feature of federalism. And courts have the power to interpret the constitution and the powers of different levels of government. This is also one of the important feature of federalism. Now the next question is which of these is not a feature of coming together federation? Now फेडरलिज्म के अंदर जो हमारा फेडरेशन सिस्टम होता है, जो फेडरल सिस्टम होता है, उसके अंदर जो एग्जैक्ट लेवल ऑफ पावर शेयरिंग होता है ये डिपेंड करता है कि वो किस तरह का फेडरेशन है. देयर आर 2 टाइप्स of federations. One that is what we call the coming together federation, जहां पर independent constituent units वो अपने आप से आती हैं, अपनी सॉवरेनिटी को वो पूल करती हैं टू इंक्रीज देयर सिक्योरिटी. सो दिस इज व्हाट रिलेटेड टू द कमिंग टुगेदर फेडरेशन. सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर. तो ये हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता. नेक्स्ट इज ऑल कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स हैव इक्वल पावर्स. कमिंग टुगेदर फेडरेशन के अंदर सभी जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उन सभी के पास इक्वल पावर्स होती हैं. सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ कमिंग टुगेदर फेडरेशन. Then central government can increase or decrease the powers of constituent units. Now this is not true. This is what? One of the important feature of unitary system of government. So our correct option is C. Now the last, what is that? Government of constituent units are more powerful than union government. This is again one of the important feature of coming together federation. तो अगर coming together federation के features आते हैं, you can use the option A, B and D as your answer. Now, again we have some assertion reason type questions. The first one, question number 25, that is in India, some states are given special powers. अब देखिए 2 तरह के मैंने आपको बताया था, 2 तरह के हमारे फेडरेशंस होते हैं. एक होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन एंड द अदर इज द कमिंग टुगेदर फेडरेशन. कमिंग टुगेदर फेडरेशन में क्या होता है कि हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं दे कम बाय देयर ओन, दे पूल देयर सॉवरेनिटी. क्यों? जिससे कि उनकी सिक्योरिटी इंक्रीज हो. सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स होती हैं उनकी पावर्स इक्वल होती हैं, और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की जो गवर्नमेंट्स होती हैं यानी कि स्टेट गवर्नमेंट्स जो होती हैं वो यूनियन गवर्नमेंट से ज्यादा पावरफुल होती है. राइट? होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन में अल्टीमेटली ये हमारे फेडरेशंस का फॉर्मेशन तब होता है जब किसी भी लार्ज कंट्री के अंदर जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो अपनी पावर को डिवाइड करती है अमंग द कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स. तो यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट ज्यादा पावरफुल होती है, और ऑब्वियसली हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कभी कभी क्या करती है कि कुछ स्टेट्स को ज्यादा पावर देती है, यानी कि उनको स्पेशल पावर्स देती है. जैसे अगर हम इंडिया की बात करें तो पहले स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आर्टिकल 370 के अकॉर्डिंगली उनको कुछ स्पेशल पावर्स दी गई थी. 2019 में जो आर्टिकल 370 था इसको स्क्रैप कर दिया गया, इसको रिमूव कर दिया गया, एबोलिश किया गया,
और इसका जो स्पेशल स्टेटस था उसको खत्म कर दिया। लेकिन अभी भी अगर हम देखें तो आर्टिकल 371 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट्स हैं, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, त्रिपुरा है, नागालैंड है, इन स्टेट्स को वो स्पेशल स्टेटस देता है। क्यों? क्योंकि उनके डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रिजर्व करने के लिए। वहां पर कोई भी इंडियन सिटीजन जो वहां का ओरिजिनल इनहैबिटेंट नहीं है, वो वहां पर परमानेंटली लैंड खरीद कर वो सेटल नहीं हो सकता। तो दिस हैज बीन डन टू प्रिजर्व देयर डिस्टिंक्ट कल्चर ऑफ दैट रीजन। So, the question is, in India, some states are given special powers. Yes, this is true. India is a holding together type federation. This is also true. और अगर हम यहाँ पर because लगाते हैं, in India some states are given special powers because India is a holding together federation. Yes. तो both A and R are true, and R is the correct explanation of A. तो हमारा option A, that is the correct answer. राइट अब ये जो हमारा आंसर की है, हम इसी के अकॉर्डिंगली हम बाकी के क्वेश्चन जो हमारे असर्शन रीजन के क्वेश्चन है उनको सॉल्व आउट करेंगे। नेक्स्ट इज, इन ऑस्ट्रेलिया सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। यस, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया दैट इज अ कमिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन, राइट? तो दिस इज ट्रू। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो हमारा कमिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन होते हैं उसमें स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी फाइंड हियर? सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल देन स्टेट गवर्नमेंट। सो दिस इज फॉल्स एंड द रीजन ऑस्ट्रेलिया इज अ कमिंग टुगेदर फेडरेशन। यस, दिस इज ट्रू। तो A is true, sorry, A is false and R is true. So what is our correct option? That is D. नेक्स्ट, तो हमको इसका आंसर याद रखना है। व्हाट इज इट्स करेक्ट आंसर? डी। नेक्स्ट इज assertion. इन यूके देयर आर 3 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट्स। दिस इज फॉल्स। दिस इज फॉल्स। यूके के अंदर 2 लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट हैं, और जो हमारा अदर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है, यानी कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो यूके इज अ unitary, UK has a unitary system of government. So A is false, R is true. Again, option D is correct. Next, in USA, governments of constituent units are more powerful. Yes, this is true. हमारे, क्योंकि यूएसए जो है दैट इज अ कमिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन। तो कमिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन में जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स की गवर्नमेंट्स होती हैं वो ज्यादा पावरफुल होती हैं। सो दिस इज ट्रू एंड यूएसए इज अ होल्डिंग टुगेदर टाइप फेडरेशन। दिस इज फॉल्स। सो अल्टीमेटली व्हाट इज अवर करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसके अकॉर्डिंगली? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। सी ऑप्शन इज करेक्ट, राइट? नाउ नेक्स्ट, in India constitution specifies the powers of each level of government. Yes, ये एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है हमारा फेडरल कंट्रीज का कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो ईच लेवल ऑफ जो भी गवर्नमेंट्स होती हैं, डिफरेंट लेवल्स ऑफ जो गवर्नमेंट्स होती हैं उनकी पावर्स को वो स्पेसिफाइज करता है। उनके जो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू हैं उनको स्पेसिफाई करता है, यानी कि उनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी को वो इंश्योर करता है। एक इंडिपेंडेंट कोर्ट होती है, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी होती है जो कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्रेट करती है, और साथ ही साथ जो पावर्स होती हैं डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट की उसको भी वो स्पेसिफाई करती है। कोर्ट एक एम्पायर की तरह से भी काम करती है। तो इन केस अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है इन बिटवीन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट तो उसको भी वो सेटल करती है। तो इन इंडिया वी डू फाइंड दैट कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज द पावर्स ऑफ ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट। यस, India is a federal country. This is again true. So this is what we can say. Both A and R are correct, and R is the correct explanation of A. So our option A is correct. Now the last question of this, that is question number 30. Assertion reason type.
ये क्वेश्चन नहीं है. What is the question? Which of these subjects is not included in the state list? अब इंडिया के अंदर जो हमारी पावर्स का डिवीजन होता है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो पावर्स को डिफाइन करता है. तो देर आर थ्री डिफरेंट लेवल्स, थ्री डिफरेंट लिस्ट विच आर बीइंग स्पेसिफाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. पहला हमारा यूनियन लिस्ट है जिसमें करीब 100 सब्जेक्ट्स हैं जो नेशनल इंपॉर्टेंस के हैं एंड ओनली द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन मेक द लॉज ओवर देम. जैसे हमारा कम्युनिकेशन हो गया, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी है, करेंसी है, बैंकिंग सिस्टम है, ठीक है, एटॉमिक एनर्जी है, ये सारे हमारे किस में आते हैं, पोस्टल सिस्टम है, रेलवेज है. देर आर टोटल 100 सब्जेक्ट्स आर देयर और ये सब हमारे यूनियन लिस्ट में आते हैं. देन वी हैव द स्टेट लिस्ट. स्टेट लिस्ट में एट प्रेजेंट वी हैव द 61 सब्जेक्ट्स और 61 सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे आपका ट्रेड हो गया, कॉमर्स हो गया, राइट, एग्रीकल्चर है, एजुकेशन है, हेल्थ केयर है, ठीक है. तो इस तरह के सब्जेक्ट्स जो जिन पर स्टेट गवर्नमेंट्स लॉ बनाती है ये हमारे स्टेट लिस्ट में आते हैं. थर्ड हमारी जो लिस्ट है वो कॉन्करेंट लिस्ट है जिसमें एट प्रेजेंट वी हैव टोटल 52 सब्जेक्ट्स और इस पर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं. लेकिन इनकेस अगर दोनों ही बना लेते हैं तो वहां पर हमारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लॉ होता है वो प्रिवेल करता है. सो वन ऑफ द सब्जेक्ट इसमें पूछा है विच ऑफ दीज सब्जेक्ट्स इज नॉट इंक्लूडेड इन द स्टेट लिस्ट. तो मैंने आपको बताया बैंकिंग, दिस इज a subject which is mentioned in the union list. So this is our correct option, right? Now the next question is which of these subjects is not included in the concurrent list? Concurrent list में कौन सा इनमें से सब्जेक्ट इंक्लूड नहीं किया गया है? तो one that is marriage, this is included. डिवोर्स दैट इज इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट. मैंने आपको बताया था कॉन्करेंट लिस्ट में हमारा वो सब्जेक्ट्स इंक्लूडेड हैं जिस पर स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही लॉ बना सकते हैं. और अगर इन केस अगर दोनों लॉ बनाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट के लॉ हमारा हमेशा प्रिवेल करता है. थर्ड वन इज साइबर क्राइम. नाउ साइबर क्राइम दिस कम्स इन द रेसिडुअरी पावर्स और रेसिडुअरी जो पावर्स होती हैं दे आर ऑलवेज वेस्ट विद द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो ये हमारा कॉन्करेंट लिस्ट में शामिल नहीं है. ऐसे सब्जेक्ट जो हमारे तीनों ही लिस्ट में शामिल नहीं होते हैं, यानी कि रेसिड्यू का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, और रेसिडुअरी सब्जेक्ट्स यानी कि जो बचे हुए सब्जेक्ट्स हैं दे कम इन द रेसिडुअरी पावर्स. एंड रेसिडुअरी पावर्स ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ क्या करती है, ये हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वेस्ट करती है. एंड देन फाइनली वी हैव द एडॉप्टेशन. तो एडॉप्शन दिस इज व्हाट इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट. सो मैरिज, डिवोर्स एंड एडॉप्शन द थ्री आर इंक्लूडेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट. ओनली साइबर क्राइम दैट इज अ रेसिडुअरी पावर. देन विच ऑफ दीज is not true about distribution of powers in India. इंडिया में कौन सा इसमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स से रिलेट नहीं करता है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूनियन लिस्ट है 100 सब्जेक्ट्स. आई टोल्ड यू कि जो आपका यूनियन लिस्ट है उसमें 100 सब्जेक्ट्स हैं और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर लॉ बना सकती है. तो दिस इज आवर करेक्ट स्टेटमेंट. देन द स्टेट लिस्ट हैज 61 सब्जेक्ट. दिस इज करेक्ट. एंड ओनली द स्टेट गवर्नमेंट कैन मेक लॉज ऑन देम. दिस इज ट्रू. Then the concurrent list has 52 subjects. This is true. And both central government and state governments can make laws on them. Central government और state government दोनों ही उस पर law बना सकते हैं. And finally we have the last statement, residuary powers vest only with state government. Now this is not true. जो रेसिडुअरी पावर्स होती हैं ये हमेशा किसके पास होती हैं? ये हमेशा और हमेशा यूनियन गवर्नमेंट के पास होती है. तो अब करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. नाउ व्हेन वाज द फर्स्ट स्टेट ऑन लिंग्विस्टिक लाइंस क्रिएटेड इन इंडिया? इंडिया के अंदर लिंग्विस्टिक यानी कि लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स को क्रिएट किया गया. इनिशियली जो हमारे लीडर्स थे उनके मन में डर था, नेशनल लीडर्स के मन में डर था कि अगर हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स का क्रिएशन किया जाता है तो इससे हमारी जो यूनिटी है कंट्री की
वो हमारी खतरे में पड़ जाएगी और शायद हो सकता है कि फ्यूचर में हमारा जो कंट्री है वो लिंग्विस्टिक लाइंस पर डिवाइड हो जाए। हालांकि ऐसा नहीं हुआ और इससे हमारा बेसिकली क्या एडवांटेज हुआ कि हमारा एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ गई, एडमिनिस्टर करना ऐसे लोगों को इजी हो गया। और जहां पर हमारी डिफरेंट लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज होती हैं तो जो जिस कम्युनिटी की मेजोरिटी होती है और जिस कम्युनिटी यानी कि जिस लिंग्विस्टिक ग्रुप की मेजोरिटी होती है और जिस लिंग्विस्टिक कम्युनिटी की हमारी माइनॉरिटी होती है, तो माइनॉरिटी ग्रुप ब्लेम कर सकता है कि ये एलिगेशन लगा सकता है कि मेजोरिटी जो लिंग्विस्टिक ग्रुप है वो उनके कम्युनिटी को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह का हमारा डोमिनेशन का कोई भी एलिगेशन वहां पर पॉसिबल नहीं होता। तो आप कह सकते हो एक तरह से हमारा लैंग्वेज बेस्ड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसकी पॉसिबिलिटी रिड्यूस हो जाती है। तो इंडिया के अंदर जो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जो हमारा क्रिएट हुआ था दैट वाज इन 1956। ये एक फैक्ट है और आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएटेड इन इंडिया। इंडिया में पहला लिंग्विस्टिक स्टेट जो क्रिएट किया गया दैट वाज आंध्र प्रदेश, राइट, दैट वाज क्रिएटेड इन 1956। देन व्हिच ऑफ दीज इज नॉट अ शेड्यूल्ड लैंग्वेज। अब इंडिया में जो हमारा लैंग्वेज जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की उसके अकॉर्डिंगली हमारा टोटल 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं और उन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज इनमें ऐसी है जो हमारी उस शेड्यूल्ड लैंग्वेज की लिस्ट में शामिल नहीं है। अब जो शेड्यूल्ड लैंग्वेज है उसमें हिंदी है, इंग्लिश है, तेलुगु है, मलयालम है, सिंधी है, पंजाबी है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, कन्नड़ है, राइट, संथाली है, मैथिली है, बोडो लैंग्वेज है, डोगरी है। ओके, सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट लैंग्वेजेस। उर्दू है ना। तो ये सारी लैंग्वेजेस हमारी किसमें इंक्लूड की गई हैं, ये हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में आती हैं। देयर आर 22 टोटल लैंग्वेजेस और इंडिया में किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज का स्टेटस नहीं दिया गया है। हिंदी विच इज स्पोकन बाय मेजोरिटी अबाउट 40% ऑफ द पीपल इन इंडिया, लेकिन इसको जो है इंडिया की एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया है। नो लैंग्वेज हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ द नेशनल लैंग्वेज। इंग्लिश हैज बीन मेड द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज, है ना। तो हमारी टोटल जो 22 लैंग्वेजेस हैं तो हमारा कोई भी इंडियन अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी जॉब के लिए वो अगर अप्लाई कर रहा है तो वो किसी भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज में अपने एग्जाम को ऑप्ट कर सकता है। तो हियर मैथिली, संथाली, बोडो, these three are the languages which are included in the list of scheduled languages. Only Bhojpuri, right? Bhojpuri, this is one of the language which is considered as one of the type of Hindi language. Okay, so that is why this is not a scheduled language. Rest three are the scheduled languages. So Bhojpuri, this is the language which is not included in the list of scheduled languages. Now come to the next question. Which of these statements is not true about creation of linguistic states? Linguistic states यानी कि लैंग्वेज के बेस पर जो स्टेट्स का फॉर्मेशन हुआ उसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश वाज द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट क्रिएटेड इन इंडिया। यस, दिस इज ट्रू। मैंने आपको अभी हमने डिस्कस भी किया है कि इन 1956 जो पहला लिंग्विस्टिक स्टेट इंडिया के अंदर क्रिएट किया गया दैट वाज आंध्र प्रदेश। देन क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स अंडरमाइन द यूनिटी ऑफ इंडिया। नाउ दिस इज नॉट ट्रू, क्योंकि लैंग्वेज बेस्ड जो स्टेट्स का क्रिएशन हुआ या लिंग्विस्टिक स्टेट्स का जो क्रिएशन हुआ उससे हमारी कंट्री की यूनिटी और ज्यादा स्ट्रांग हुई। क्यों? क्योंकि एक ही लैंग्वेज को बोलने वाले लोग एक ही स्टेट में रहते हैं, उनको एडमिनिस्टर करना इजी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ गई और साथ ही साथ जो लैंग्वेज बेस्ड जो कॉन्फ्लिक्ट्स हमारे हो सकते थे उसकी कोई भी पॉसिबिलिटी हमारी रूल आउट हो गई। सो दिस is not true about
the creation of linguistic states. Next is it has reduced the possibility of conflicts on linguistic lines. This is true. And some national leaders, they were feared about disintegration of our country on linguistic lines. This is also true. क्योंकि शुरुआत में कुछ नेशनल लीडर्स को लग रहा था कि कहीं हमारा कंट्री जो है वो लैंग्वेज बेस पर भी डिसइंटीग्रेट ना हो जाए फ्यूचर में. Now, which of these is not true about language policy? अगर हम इंडिया की लैंग्वेज पॉलिसी को देखते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज. नो, दिस इज नॉट ट्रू. हिंदी हैज बीन गिवन द स्टेटस ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज, द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया. अगर हम लैंग्वेज पॉलिसी की बात करते हैं तो हमारा हिंदी, दिस इज द ऑफिशियल लैंग्वेज. हिंदी के अलावा 21 अदर लैंग्वेजेस विच आर गिवन द स्टेटस ऑफ शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस. और कोई भी इंडियन जो है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा है वो किसी भी एक लैंग्वेज में अपने एग्जाम को ऑप्ट कर सकता है, अपीयर हो सकता है किसी भी एक लैंग्वेज से. इंग्लिश हैज बीन मेड द सेकेंड ऑफिशियल लैंग्वेज. और ऐसा किस लिए किया गया है? ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि सर्दर्न जो स्टेट्स थे, जो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स हैं, उनकी डिमांड थी कि भाई हिंदी जो है वो उनके ऊपर इम्पोज ना किया जाए. तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो हमारी लैंग्वेज पॉलिसी है वो क्लियरली ये कहती है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो लैंग्वेज को प्रमोट करेगी, हिंदी को प्रमोट करेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि हिंदी को इम्पोज किया जाएगा स्टेट्स के ऊपर, नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स के ऊपर. और साथ ही साथ स्टेट्स को भी ये लिबर्टी दी गई है कि दे कैन हैव देयर ओन regional language as their official language. So this is what हमारा, this statement is your correct answer. Sorry, this is Hindi has been made the or given the status of national language. So this is your correct answer because this is not true. There are 21 other scheduled languages besides Hindi. Yes. English has been made the second official language. Yes. States can have their own official languages. Yes. Now come to assertion reason. In India there are 22 scheduled languages. Yes. हिंदी के अलावा हमारे 21 यानी कि टोटल हो गई हमारी हिंदी प्लस 21 यानी कि 22 scheduled languages are there. English has been made the second official language on demand of the southern states. Yes. नॉन हिंदी स्पीकिंग जो हमारे सर्दर्न स्टेट्स थे उनकी डिमांड पर इंग्लिश को सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया. तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स हमारे ट्रू हैं. अगर हम यहाँ पर बिकॉज लगाते हैं तो वी वर नॉट गेटिंग अवर आंसर, यानी कि ये जो हमारा रीजन है ये हमारा इसको रिलेट नहीं करता है, राइट, बट बोथ आर ट्रू. तो अवर ऑप्शन बी इज करेक्ट. बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, राइट. तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि असर्शन रीजन के क्वेश्चंस में हमको बहुत कॉशियस रहना है, एनालाइज करना है दोनों ही स्टेटमेंट्स को, और फाइनली हमको जहां पर अगर दोनों असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होते हैं तो हम बिकॉज लगाकर ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि रीजन हमारा करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं. Now the next question is, which of these statements best describes the center-state relations बिफोर 1991. देखिए 1991 से पहले जो हमारा सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप की अगर हम बात करें तो व्हाट डू वी फाइंड, दो हमारी सिचुएशंस होती थी. या तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स आर टू बी फॉर्म्ड बाय वर टू बी फॉर्म्ड बाय द सेम पार्टी, यानी कि सेम पार्टी गवर्नमेंट वाज रूलिंग एट द सेंटर एज वेल एज इन द स्टेट. तो उस कंडीशन में इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता था कि स्टेट लीडरशिप जो है या हम कहें स्टेट गवर्नमेंट जो हैं वो अपनी स्टेट जो ऑटोनॉमी थी उसको वो पूरी तरह से यूज कर पाए. यूजुअली उनको क्या करना होता था, जो सेंट्रल लीडरशिप होती थी उसके डायरेक्टिव्स को ही उनको फॉलो करना होता था. इन केस अगर हमारा अपोजिशन पार्टीज की गवर्नमेंट्स होती थी तो अल्टीमेटली अपोजिशन पार्टीज की गवर्नमेंट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट जो है आर्बिट्ररी मैनर में यानी कि गलत तरीके से, इलीगल तरीके से उनको डिसमिस कर दिया जाता था बाय यूजिंग आर्टिकल 356, राइट. तो यहां पर हमारा पहला स्टेटमेंट क्या है, ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट वाज रिस्पेक्टेड. नो, दैट वाज नॉट रिस्पेक्टेड. अपोजिशन पार्टी गवर्नमेंट्स वर गिवन मोर रिसोर्सेस. नो, they were often dismissed, frequently dismissed by the central governments.
Thirdly, central government arbitrarily dismiss the opposition party governments. Yes. Then, so this is your correct answer. Right? Same party governments could exercise their autonomous powers. No. तो ये तीनों हमारे जो statements हैं, they are not true, they are false, and only this one is related to your question. That is the correct answer. Which of the following is not a feature of center-state relationship after 1991? अब after 1991 आप देखते हो तो वहां पर हमारा कोलिशन गवर्नमेंट्स के एरा की शुरुआत हो गई, बहुत सारी रीजनल पार्टीज का राइज हुआ, जो हमारी बड़ी बड़ी जो नेशनल पार्टीज थी दे वर नॉट एबल टू सिक्योर द मेजोरिटी बाय देयर ओन. अल्टीमेटली एक कोलिशन गवर्नमेंट्स का राइज हुआ, और ये जो हमारी बड़ी बड़ी जो नेशनल जो पार्टीज थी दे वर now in need of the support of the smaller regional parties. उनको regional parties के support की जरूरत थी to form the government at the center. और साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का भी एक जजमेंट आया जिसके थ्रू it has become difficult for the central government to dismiss the state government in an arbitrary manner. तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो first statement it is there was a rise of many regional parties. Yes, that is true. Big national parties require the support of smaller regional parties to form government at the center. That is again true. Then state governments can easily be dismissed by the central government. Now, this is not true. Central government अब arbitrary manner में state governments को dismiss नहीं कर सकती. Now, a new culture of power sharing emerged. Yes, that is also true. So, our correct answer is हमारा क्या है? कौन सा स्टेटमेंट हमारा इसका फीचर को डिस्क्राइब नहीं करता है? तो अवर करेक्ट आंसर इज स्टेट गवर्नमेंट्स कैन इजीली बी डिसमिस्ड या dismissed by the central government. So that is our correct option. Assertion: state government cannot be dismissed by the central government in an arbitrary manner. Yes, that is the correct statement. Assertion is true. Now the Supreme Court had given a judgment in this regard. Yes, Supreme Court का एक order है जिसके through it has now become almost very much difficult for the central government to dismiss a state government in an arbitrary manner. So both A and R are true, and R is the correct explanation of A. तो our option A हमारा option क्या होता है कि both A and R are true. And R is the correct explanation of assertion. And reason is the correct explanation of assertion. So this A option is correct answer for this question. Now, our next question is the third level of government was added by the act of which act? 1992 act. 1992 में एक act जो है वो पास किया गया by the Indian Parliament. It is the 73rd and the 74th constitutional amendment. और इसके थ्रू लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को क्या किया गया? कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया. पहली चीज, it has been now become mandatory for the state governments to hold the regular elections to the local bodies. 1/3 of the seats at all positions in local bodies इनको रिजर्व किया गया for women. Some seats were reserved for scheduled caste and scheduled tribes as well. और एक स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई कि वो लोकल बॉडीज के लिए इलेक्शन कंडक्ट कराएगा. और साथ ही साथ स्टेट गवर्नमेंट्स वर रिक्वायर्ड टू शेयर देयर पावर्स, सम पावर्स एज वेल एज द रिसोर्सेज. तो दिस वाज व्हाट बाय द एक्ट ऑफ 1992 जिसको हम पंचायती राज एक्ट भी बोलते हैं. Which of these is not an advantage of decentralization? Decentralization basically होता क्या है कि जब हमारी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से कुछ पावर्स ले ली जाती हैं और लोकल गवर्नमेंट्स को दे दी जाती हैं, तो दैट इज व्हाट वी कॉल डिसेंट्रलाइजेशन. सो डिसेंट्रलाइजेशन के हमारे क्या एडवांटेज नहीं है? इट हेल्प्स द पीपल टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग. यस, ये हमारा डिसीजन मेकिंग में लोगों को हेल्प करता है पार्टिसिपेट करने में. सेकेंडली, इट अलाउज द पीपल टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स बाय देयर ओन. अपनी जो लोकल प्रॉब्लम्स होती हैं उसको लोग जो है वो खुद सॉल्व आउट कर सकते हैं.
इट हेल्प्स इन डीपनिंग ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी को और ज़्यादा डीपर बना देती है, यानी कि उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करती है. एंड फाइनली पीपल कुड नॉट एक्सप्रेस देयर व्यूज ऑन वेयर टू स्पेंड फंड्स गिवन बाय द स्टेट गवर्नमेंट. नाउ दिस इज नॉट ट्रू, है ना. ये हमारा डिसेंट्रलाइजेशन का एडवांटेज नहीं है, बिकॉज पीपल जो है वो फंड्स को कहाँ स्पेंड करना है, द पीपल देमसेल्व्स डिसाइड. Okay, so our correct answer is option D. Now the next question is, desk seats in local bodies are reserved for women. अभी मैंने आपको बताया that is 1/3 of the total seats in all positions. Now desk consists of all voters in the village. अब विलेज लेवल पर हम आते हैं तो ग्राम सभा. ग्राम सभा एक तरह से आपकी एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है. ये जो भी हमारा विलेज पंचायत होती है उसके वर्क को ये सुपरवाइज करती है. सारे वोटर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स होते हैं. ये जो भी ग्राम पंचायत का जो भी बजट होता है उसको अप्रूव करती है और साथ ही साथ उसके परफॉर्मेंस को भी ये एनालाइज करती है, ठीक है, उसको एनालाइज करती है. नाउ सो आवर करेक्ट आंसर इज डैश कंसिस्ट ऑफ ऑल द वोटर्स इन द विलेज, that is Gram Sabha. Now dash is the political head of the Zilla Parishad. Zilla Parishad का जो political head होता है that is chairperson, right? हमारा 3 लेवल पंचायती राज सिस्टम है. सबसे पहले हमारा विलेज पंचायत होता है जिसको ग्राम सभा इलेक्ट करती है. जो विलेज पंचायत होती हैं, सेवरल विलेज पंचायत, दे टुगेदर मेक अप द ब्लॉक समितीज, राइट. उससे हमारा ब्लॉक समितीज का फॉर्मेशन होता है और ब्लॉक समितीज जो है वो सेवरल ब्लॉक समितीज विद इन द डिस्ट्रिक्ट वो मिलकर जो है जिला परिषद के मेंबर्स को इलेक्ट करती है. तो उसका जो चेयरमैन होता है दैट इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ जिला परिषद. नाउ नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग इज एन इलेक्टेड मेंबर ऑफ जिला परिषद. अब जिला परिषद के जो मेंबर्स होते हैं उसमें हमारे एक तो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं और दूसरा हमारे कुछ नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं, जैसे हमारा एमएलए हो गया, एमपी हो गया, या जो कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स भी होते हैं, दे आर ऑल्सो द नॉमिनेटेड मेंबर्स. तो यहाँ पर इलेक्टेड मेंबर्स की अगर हम बात करें तो वी हैव द चेयरपर्सन, ही इज द इलेक्टेड मेंबर ऑफ जिला परिषद. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these is not a function of ग्राम सभा. ग्राम सभा का फंक्शन इनमें से कौन सा नहीं. ग्राम सभा एज आई टोल्ड यू कि ये हमारे वो यूनिट है पंचायती राज सिस्टम की जहाँ पर हमारे जो भी वोटर्स होते हैं गांव के अंदर, दे ऑल आर द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा, जो ग्राम पंचायत को या हम कहें विलेज पंचायत को इलेक्ट करते हैं. So first of all, it supervises the work of village panchayat. Yes, this is the function of Gram Sabha. It imparts justice at the local level. Now, this is not true. क्योंकि justice impart करना at the village level, that is the work of न्याय पंचायत, जो ग्राम पंचायत का ही part होता है. Right? So this is not true. Next is it approves the budget of the gram panchayat. This is true. Right? And it रिव्यूज द परफॉर्मेंस ऑफ ग्राम पंचायत. तो ये ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को भी रिव्यू करती है. तो इन केस इफ यू आर आस्क्ड कि हमारा ग्राम सभा के क्या फंक्शंस होते हैं, यू कैन मेंशन ऑप्शन ए, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ दीज इज नॉट ट्रू अबाउट द एक्ट ऑफ 1992. 1992 के एक्ट के बारे में क्या फैक्ट हमारा सही नहीं है. First of all, it gave constitutional status to the local self government. Yes, local self government को क्या किया गया, एक constitutional status दिया गया. It provided 1/3 of reserved seats to women. Yes, women को 1/3 seats जो है reserve की गई at all positions. Third, state governments are required to share some powers and revenue with the local bodies. Yes, that is again true. So the last option, 2/3 of seats in local bodies are reserved for scheduled caste and scheduled tribe. That is not true. So the correct answer is option D. Now the last question of this video, which of these is not true about the Panchayati Raj system? First of all, it has helped in women empowerment. This is true. Women empowerment, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1/3 seats जो हैं at all positions they are reserved for women. तो विमेन एम्पावरमेंट में इसने हेल्प किया है.
It has increased the participation of people in working of democracy. Yes, working of democracy में लोगों का participation increase हुआ है. It has helped in empowerment of SCs and STs. Obviously, yes, that is also true. क्योंकि यहाँ पर भी हम फिर से देखते हैं कि हमारे कुछ सीट्स जो हैं वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व की गई हैं इन द लोकल बॉडी. सो ऑब्वियसली दिस हैज हेल्प्ड इन empowerment of scheduled caste and scheduled tribes as well. And finally, it has weakened the roots of democracy. देखो डेमोक्रेसी की जो रूट्स है, डेमोक्रेसी और ज़्यादा स्ट्रांग होती है जब लोगों का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है. सो वंस द पीपल्स पार्टिसिपेशन हैज इंक्रीज, सो वी कैन नॉट से कि इससे हमारा डेमोक्रेसी वीक हुई है, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी की रूट्स और ज़्यादा स्ट्रांग हुई हैं और ज़्यादा डीपर हुई है. So this option is our correct answer. So these are all the questions, all 50 questions from chapter 1 and chapter 2. I hope कि you will like this video और इससे आपको काफ़ी help भी मिलेगा. This is the first part of the Super 50 series of MCQ. So just revise the chapters through these MCQ and good luck for your exams. If you are going to opt commerce stream or the humanities, then please subscribe my channel as well. Thank you and have a happy learning.